Hello and welcome to Center for Emission. My name is Silesh Kumar and today we are going to discuss a very important topic, that is amendment and majority. तो हम इस टॉपिक को स्पेशली पढ़े इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद में ये टॉपिक रहा, पार्लियामेंट में भी रहा, अपोजिशन ने भी इस पे कहा कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है और क्या नाम है, बीजेपी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में है उसने भी कुछ कहा इसके बारे में। तो हमारा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि यूपीएससी के रिगार्डिंग जहाँ से क्वेश्चन पीटी और मेंस में इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो हम इसके सारे डायमेंशन कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये मेजॉरिटी मैंने इसलिए ले लिया स्पेशली इसमें कि आर्टिकल 368 में मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए। तो हम इसका मेजॉरिटी का टॉपिक पढ़ लेंगे और अमेंडमेंट पढ़ लेंगे, तो हमारा पीटी और मेंस का टॉपिक कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है कि पहले हमें इसमें देखना क्या है इस टॉपिक में। पहले तो ये रिसेंट इशू था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए 131 आया था। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस बिल के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर और मेजॉरिटी का क्राइटेरिया पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है, बहुमत चाहिए होता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशली मेंशन इन द आर्टिकल 368, उसके बारे में देखेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और अपना ये स्पेशल मेजॉरिटी में भी 3 टाइप है, लेकिन हम आर्टिकल 368 में जो मेंशन है मेजॉरिटी उसके बारे में बात करेंगे। देन हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की किस हाउस में कितने मत से पास होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन प्रोसीजर उसका देखेंगे। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल में सिग्निफिकेंस क्या है, कि कहा जाता है ना कि सोसाइटी का जैसे जैसे नीड होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाते हैं कि सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैन जी जैसे आपने सोचा हो जैन जी मूवमेंट वगैरह ये सब, तो नए नए सोसाइटी में डायमेंशन क्रिएट हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे लॉ अमेंड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ द नेशन, तो इसमें भी अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। देन हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में कुछ क्रिटिसिज्म है जिसकी कुछ कौन से है, जैसे मान लीजिए कि मिसयूज़ इसका बहुत बार होता है, जिसके लिए अपना सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि रेयर इन द रेयरेस्ट केसेस में ही हमें अमेंडमेंट करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, और वो भी जब बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेशन ना हो। तो हम इसके क्रिटिसिज्म ही देखें। देन वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या होना चाहिए कि जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी वायलेशन ना हो, और उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म ना हो। फिर उसके बाद हम एक पीटी का पीवाईक्यू और एक मेंस का पीवाईक्यू देखने की बात करेंगे। तो वी विल डिस्कस ऑल द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नॉट बिल बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर। चलो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेजॉरिटी की बात की है। मेजॉरिटी मैंने, एक मिनट, मैं मेजॉरिटी की शुरुआत में बात इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि जो अभी रिसेंट इशू है वो मेजॉरिटी से रिलेटेड है, कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करना चाह रहे थे, सरकार करना चाह रही थी, तो उसको एक सर्टेन मेजॉरिटी बहुमत नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो बिल लैप्स कर गया। तो मेजॉरिटी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते। आल्दो मेजॉरिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और ये स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में मेंशन है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए क्या होनी चाहिए। हम यहाँ पे कोई सिंपल मेजॉरिटी की बात नहीं करेंगे, कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात नहीं करेंगे, उसको हम अलग से कोई टॉपिक करेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं विद इन द आर्टिकल 368, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी की कुछ क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो पहला मैंने डिवाइड किया है मेजॉरिटी ए और बी में।
उससे देखना ए और बी कि पहले हम ए टाइप की मेजोरिटी देखते हैं कि पहले ए टाइप की मेजोरिटी कहती है कि टू कंडीशन इसकी फुलफिल होनी चाहिए इफ़ वी आर गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली कंडीशन होना चाहिए कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब हुआ कि जितने भी हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं, तो पहली कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए होनी चाहिए कि 50% मतलब होना चाहिए उनका टोटल स्ट्रेंथ का। यहाँ पे कोई प्रेजेंट और वोट का कोई मतलब नहीं, कितने लोग प्रेजेंट हैं कितने लोग एब्सेंट हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे हाउस में राज्यसभा में, मान लीजिए कि राज्यसभा में हमारे 243 या 245 मेंबर हैं, तो 245 का 50% फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हम देंगे। पहला हमारा डायमेंशन होगा कि हमारा 245 का 50% होना चाहिए। पहली कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी के लिए ये है कि हमारा 245 का 50% होना चाहिए। देन दूसरी कंडीशन ये कहता है कि मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 2/3 का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग वोटिंग कर रहे हैं किस पे, जो भी बिल है उस पे, उनका जो प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, या तो पहली वाली फुलफिल नहीं होती है या दूसरी वाली फुलफिल नहीं होती है, तो वो वहाँ पे बिल लैप्स कर जाएगा। तो अभी जो बिल लैप्स किया तो उसका यही कारण का 2/3 से मेजोरिटी लोकसभा में नहीं मिली। मान लीजिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने कहा लोकसभा, राज्यसभा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। राज्यसभा का मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कहा टोटल का 50% होना चाहिए। तो टोटल का 50% कैसे, तो टोटल का 50% अगर मैं मान लूँ कि राज्यसभा में मेरी 245 सीट हैं, मान ले रहा हूँ, या मान लीजिए 245 नहीं तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि राउंड फिगर में 245 246 मान लीजिए कि राउंड फिगर में एक आ जाएगा। तो इसका 50% हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 123 हमारा 50% हो गया 246 का। एक मिनट, गलत हो गया। वन 123 50% हो गया हमारा 246 की स्ट्रेंथ का। तो हमारी पहली कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि अगर मान लीजिए हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो टोटल का 50% होना चाहिए। चलो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेंबर उसकी सपोर्ट में 2/3 मेंबर होने चाहिए। तो मान लीजिए कि उस टाइम पे 2/3 का मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि 150 मेंबर प्रेजेंट थे और उन्होंने वोटिंग किया, तो 150 का 2/3 कर दीजिए तो कितना होगा, 2/3 इंटू 150। तो ये हमारा ये 100 हो गया। 100 हो गया। तो अब देखो हमें 2/3 चाहिए, लेकिन ये हमारी मेजॉरिटी नहीं बनी। मेजॉरिटी इसीलिए नहीं बनी क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ हमें 2/3 चाहिए, तो 2/3 स्ट्रेंथ हमारी नहीं मिली। तो इसका 2/3 करेंगे तो हमारा ये यहाँ से ये लैप्स कर जाएगा। यही कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पाई थी राज्यसभा लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में। ये देखा हमने कि मोर देन 50% होना चाहिए जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका। और दूसरी कंडीशन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। तो 2/3 का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का जितना भी हमने कहा 150% है, 150 है तो उनका 2/3 होना चाहिए। तो यहाँ से मेजॉरिटी निकलेगी। और ये कि ये हमारा यूज़ कहाँ कहाँ होगा, ये हमारा यूज़ होगा जैसे हम फंडामेंटल राइट को अमेंड करना चाहते हैं। जैसे हम फंडामेंटल राइट को अमेंड करना चाहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अमेंड करना चाहते हैं, और ऐसा कोई प्रोविजन है जो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड है, हम उसको अमेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे ये हमारी दोनों कंडीशन 50% और 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का फुलफिल होगा। देन आर्टिकल 368 मेंशन अबाउट सेकंड टाइप, बी टाइप की बात करता है कि अगर ऐसा कोई बिल जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का कोई भी सब्जेक्ट है उसको अगर अमेंड करने की बात करता है, तो हमारा
2/3 के अलावा 50% स्टेट से भी रेटिफाई होना चाहिए विद द सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब मान लीजिए कि स्टेट ने, अगर मान लीजिए कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये हुआ कि 29 स्टेट हैं, उनके 50% स्टेट सिंपल मेजोरिटी से 50+1 से रेटिफाई करके देंगे। यहाँ पे सिर्फ स्टेट है, नॉट द यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे ये बी टाइप मेजोरिटी बात करती है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के अलावा हमारा 50% स्टेट से भी रेटिफिकेशन होना चाहिए, जहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन से रिगार्डिंग कोई भी अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। जैसे मान लीजिए शेड्यूल 4 में करना है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन प्रोसेस में करना है, जहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट का भी इंटरेस्ट है, तो ये हमारा मेजोरिटी यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो हम ये समझ लेते हैं जो भी अभी फिलहाल में मेजोरिटी थी ये टाइप की मेजोरिटी थी कि 50% एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है। सीधा सा बात है कि अमेंडमेंट का मतलब है हम किसी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, उसमें कुछ अल्टर भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं और कुछ हम उससे निकाल भी सकते हैं। तो दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 368 आर्टिकल में स्पेशली मेंशन है। वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कहता है कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें अल्टर बदल सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिपेल कर सकते हैं विद इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब कर सकते हैं? जब हम कोई स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोविज़न फुलफिल करते हैं। तो यहाँ से हमें सीधा सा समझ लेना है कि आर्टिकल 368 डिफाइन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हमारा डेफिनेशन में हम यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस। और ये पूरी लाइन एडिंग ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हमारा इंट्रो भी बन जाएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द प्रोसीजर रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। कि जो भी हम प्रक्रिया फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे हमारा मान लीजिए लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। जैसे होता है कि मनी बिल स्पेशली लोकसभा में आएगा। यहाँ पे ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आएगा, नहीं, वो दोनों से किसी सदन में इनिशिएट हो सकता है। या तो कोई प्राइवेट मेंबर भी उठा सकता है। प्राइवेट मेंबर उसको कहते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो पार्ट नहीं है। या फिर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी इसका इनिशिएटिव ले सकता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आइदर लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी प्राइवेट मेंबर भी उठा सकता है इसका मुद्दा, और हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसका इनिशिएटिव ले सकते हैं। देन दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डजंट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका सेकंड प्रोविज़न ये है कि ये जैसे कुछ बिल होते हैं, जैसे मनी बिल है, इसमें हमें प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती है कि हम इस बिल को पार्लियामेंट में रखें या नहीं रखें। तो अगर कोई मेंबर चाहता है तो डायरेक्टली वो वहाँ से अपनी बात कह सकता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन ये जो मैंने पहले कहा, इसका ये याद रखिए, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल शैल बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। टोटल का 50%, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50%, देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग का होना चाहिए, तब वो फुलफिल करेगा अपना स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविज़न। अब ये जैसे मान लीजिए कि हमारा ऑर्डिनरी बिल में आर्टिकल 108 मेंशन अबाउट द जॉइंट सिटिंग। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई मेजॉरिटी के अलावा मतलब ऐसे मान लीजिए कि लोकसभा में ये बिल पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, तो इसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें जॉइंट सिटिंग हो। तो नो जॉइंट सिटिंग प्रोविज़न, इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। देन अगर ये कोई जो मैंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर या ऐसा कोई प्रोविज़न है जिससे स्टेट का भी इंटरेस्ट है, तो 50% + 1 स्टेट भी से
रेटिफाई करेगी सिंपल मेजॉरिटी से। मान लीजिए मैंने कहा शेड्यूल 4 किसकी बात करता है, राज्यसभा में मेंबरशिप की, जो मेंबरशिप कहाँ से आते हैं, स्टेट में। या मान लीजिए कि हाई कोर्ट का कुछ स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करता है, या मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंज करने की बात करता है। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरेस्ट है तो वहाँ पे 50+1 स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए विद द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब 50+1 टोटल, मान लीजिए 500 वोटें पड़े हैं तो 500 का हमारा 250+1 250+1 उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन होना चाहिए, अगर वो स्टेट का कोई भी इंटरेस्ट है जिसको अमेंड करने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देन अगर ये मान लीजिए पास हो जाता है तो दोनों हाथों से, तो इस पर प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। तो ये सेम लाइन दोबारा लिख गई, प्रेसिडेंट असेंट का मतलब ये हुआ प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, रेटिफाई कर देता है, डन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो गया। तो ये स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन खूब दबा के पूछता है। इसमें एक दो जैसे जोड़ देगा, जैसे मैंने कहा प्राइवेट मेंबर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोड़ देगा, और ये प्रायर परमिशन है तो यहाँ से परमिशन जोड़ देगा। तो यहाँ से कुछ अल्टर करके यहीं से क्वेश्चन पीटी का 99% क्वेश्चन यहीं से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूछेगा तो इन्हीं में कुछ अदल बदल करके कर देगा। बस ये आप ये 4 से 5 पॉइंट है, मतलब 5-6 पॉइंट है, इनको अगर आपने दिमाग में डाल लिया तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 368 था। देन हम अब देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सिग्निफिकेंस क्या है, कि सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो इसकी हमारे पास हम देखेंगे क्यों करते हैं, रीजन क्या है। तो पहला तो देखो कि टू इंश्योर द अडेप्टेबिलिटी का मीन्स में सीधे से 5 से 6, मान लीजिए कि हमारा 150 वर्ड का क्वेश्चन आ गया तो 5 से 6 पॉइंट ये लिखने के बाद विद एग्जाम्पल तो हम लिख सकते हैं अडेप्टेबिलिटी का मतलब एज पर द सिचुएशन या समय के अनुसार हम चेंज करते हैं। जैसे आर्टिकल 44 आया हमने, उसके अलावा हमने प्रॉपर्टी राइट में अमेंड किया, तो एज पर द सिचुएशन हम इसमें आप दे सकते हैं प्रॉपर्टी का राइट अमेंडमेंट कि हमने आर्टिकल 300 के में डाल दिया है। तो यहाँ से एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं। देन टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन का मतलब डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पीपल, डेमोक्रेसी बी द पीपल ऑफ इंडिया जो डिफाइन करता है। तो जो लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग फीलिंग को समझने के लिए, उनके अनुसार और उनके सुगम कानून बनाने के लिए हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करते हैं जिससे हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन रहे। दूसरा हमारा क्या है कि टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड राइट। इसके लिए देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए राइट की बात करूं तो पुत्तस्वामी केस में क्या राइट टू प्राइवेसी एक नया राइट आ गया, मेंशुरेशन का नया एक फंडामेंटल राइट आ गया। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है कि हमारे कुछ नए फंडामेंटल राइट उभर के आते हैं एज पर द सिचुएशन। और जैसे डिजिटल का भी हमारा आ गया, इंटरनेट रिलेटेड, दैट इज अंडर द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। तो हमारा एक जो फंडामेंटल राइट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका दायरा बढ़ाने के लिए, या और फंडामेंटल राइट के अलावा जैसे रिगार्डिंग द DPSP से रिलेटेड सोशल जस्टिस के अलावा जो भी है हमारा वो एक्सपेंड करने के लिए भी हम इसको अमेंडमेंट कर देते हैं। जो मैंने अभी कहा सोशल जस्टिस का जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए हमने आर्टिकल 45 हमने जोड़ दिया 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने। तो इसमें क्या जोड़ा हमने कि इसमें हमने जोड़ दिया 45 रिगार्डिंग द एजुकेशन। उसके अलावा हमने इसमें इक्वल वेज फॉर वुमेन के लिए जोड़ दिया। तो DPSP में हमने जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने किए हैं तो इसमें सोशल जस्टिस की बात आती है, जेंडर जस्टिस की बात आती है, वुमेन रिलेटेड से वो बात आती है। तो समय समय पे हम उसका अमेंड कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी भी हम जो हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें भी हमने क्या बात की है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा। तो हम कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी लोकसभा में 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। हमने बुलेट फॉर्म में लिखे, लेकिन हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उनको एक एक लाइन बढ़ा के हम पूरा अपना वर्ड लिख सकते हैं। देन है टू स्ट्रेंथन फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि
सेंटर स्टेट रिलेशन से कोई भी, जैसे हमें फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना है या मान लीजिए कोई सब्जेक्ट एंटर करना है तो उससे रिगार्डिंग हम कर सकते हैं। तो हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहे हैं। उसके अलावा टू सपोर्ट द गवर्नेंस रिफॉर्म। गवर्नेंस रिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो नई नई पॉलिसी आती है, महिलाओं के लिए आती हैं, वल्नरेबल सेक्शन के लिए आते हैं, डिसेबल्ड सेक्शन के लिए आती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम डीपीएसपी को स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डीपीएसपी टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस वेलफेयर गवर्नेंस की बात करते हैं। तो यहाँ से हम वेलफेयर गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 5 से 6 पॉइंट हैं, इनको हम सिग्निफिकेंस में डाल सकते हैं कि या फिर नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 5 से 6 पॉइंट हर टॉपिक पे हमें कम से कम पता होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकें। देन उसके अलावा आता है इसके ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमियां क्या है, खामियां क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खामियां जो जनरल सेंस में आती है कि इसका मिसयूज़ बहुत होता है। कि जैसे मान लीजिए कि 131 अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ चुके हैं और जिसमें से 106 एक्ट में चेंज हो सके, जो कि महिला वाला था। तो इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसका हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 डाल देंगे और 42 को हम कंपेयर कर देंगे 44 से। यहाँ पे क्या किया कि इंदिरा के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए, जिसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए 42 को, और बहुत सारे प्रोविज़न 42 के हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिए गए। तो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मिसयूज़ कौन करेगा? जो जिसकी पावर में सरकार होगी, मतलब इन द सेंस अगर बीजेपी कांग्रेस जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है वही इसका मिसयूज़ करेगा। देन एम्बिग्यूटी ऑफ द प्रोसीजर, एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कैसे कि अगर आप बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कहीं स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है, कहीं सिंपल मेजॉरिटी की बात करता है, और कहीं पे भी ऐसी बात करता है कि जैसे मान लीजिए 50% स्टेट का चाहिए, और कहीं मान लीजिए अगर मैं बात करूं इम्पीचमेंट से रिलेटेड मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी का जो प्रोविज़न है वो हर आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 149 में हमें अमेंड करना चाहिए तो वहाँ पे अलग मेजॉरिटी चाहिए। तो इसका जो एम्बिग्यूटी है प्रोसीजर का, बड़ा एम्बिग्यूटी, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो खामियां हैं या इसका असमंजस टाइप स्ट्रक्चर है प्रोसीजर का, वो समझ में नहीं आता रिगार्डिंग द मेजॉरिटी। कितनी मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी 50% कर देता है, तो ये आम लोगों को समझ में नहीं आता। तो प्रोसीजर शुड बी सिंपल रिगार्डिंग द मेजॉरिटी, ये हम कह सकते हैं। अब दूसरा है कि स्टेट का टाइम लिमिट कितना होगा। अगर मान लीजिए कि हमने सेंटर से पास करा के स्टेट के लिए भेज दिया बिल, तो स्टेट का कितने दिन में स्टेट को वो बिल हमारे पास वापस भेज देना चाहिए, इसका कोई भी मेंशन नहीं है आर्टिकल 368 में कि स्टेट के लिए 3 दिन, 10 दिन, 50 दिन जैसे है। तो उसमें कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है कि स्टेट के पास टाइम बाउंडेशन हो कि अपनी रेटिफिकेशन करके दे दे। मान लीजिए स्टेट ने रेटिफिकेशन नहीं किया तो वहीं वहीं लैप्स कर जाएगा। देन ऐसा कोई स्पेशल प्रोविज़न फॉर द अमेंडमेंट, स्पेशल बॉडी नहीं है। जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आप यहाँ कर सकते हैं, यूएसए में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो वहाँ पे एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है, वो सारे प्रोस एंड कॉन्स और उसके प्रोविज़न के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन करती है। लेकिन इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट पे ही डिपेंड है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से करेगी। तो इसका क्या है कि मिसयूज़ का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा सीधा है कि स्पेशल बॉडी नहीं है। फिर स्पेशल बॉडी अगर यहाँ पे हम दे सकते हैं वो सुझाव में देंगे। अब दूसरा है कि लैक ऑफ डिटेल्ड डिबेट, डिटेल डिबेट बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कमेटी अगर बना दी जाए तो पहले वो कमेटी को जाए, कमेटी उसका एनालिसिस करे कि अमेंडमेंट शुड बी वैलिड और नॉट, कि अमेंडमेंट जो हम कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे लैक ऑफ डिबेट नहीं है और कोई स्पेशलिस्ट लोग नहीं है, स्पेशली वो पार्लियामेंट के नॉर्मल मेंबर हैं, वही अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। तो लैक ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन और कमेटी कोई यहाँ पे नहीं है। तो वीकन फेडरल स्ट्रक्चर को भी कमज़ोर करती है कि सरकार, मान लीजिए फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे कमज़ोर कर देती है कि गवर्नमेंट जिसकी सेंटर में होगी वो कुछ ऐसे प्रोविज़न भी ला देगी जो सेंटर स्टेट रिलेशन को वीकन कर दे, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे ड्रॉबैक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम 1-2 लाइन बढ़ा के अपनी बात पूरी कह सकते हैं। तो 5 से 6 हमारे ये ड्रॉबैक हो जाते हैं।
अब उसके बाद आता है कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके ड्रॉबैक क्या है, कि इसकी खामियां क्या हैं। देन हम इसका वे फॉरवर्ड, तो ज़्यादातर जो खामियां होती हैं उन्हीं को हम बढ़ा के थोड़ा सा अपनी भाषा में कह देते हैं, तो हमारा वही वे फॉरवर्ड या ये होना चाहिए, नीड ऑफ द आवर या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो पहले तो देखो, डीपर डेलिब्रेशन इन द पार्लियामेंट, दैट इज कमेटी की बात कर रहा है कि पार्लियामेंट में हम एक कमेटी बना दें, स्पेशल कमेटी, कि कोई भी अमेंडमेंट इनिशिएटिव होने से पहले उस कमेटी के पास जाएगा, जिसमें अपोजिशन के भी मेंबर रहने चाहिए और जो भी गवर्नमेंट है उसके गवर्नमेंट के भी मेंबर रहने चाहिए, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि डीपर डेलिब्रेशन हो जाएगा। देन हम फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा कंसल्टेशन करें, कि हम सिर्फ जब स्टेट से रिलेटेड ही कोई मैटर होते हैं उन्हीं में कंसल्ट करते हैं। हम ऐसा करें कि कोई भी मतलब स्टेट से हम नॉर्मल, जैसे मान लीजिए 368 का पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें 2/3 चाहिए, जिसमें कोई भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मैटर नहीं है, उसमें भी हम स्टेट से करें तो यहाँ पे हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो इसमें हम ये कर सकते हैं। देन टाइम लिमिट ऑफ द स्टेट, टाइम लिमिट होनी चाहिए स्टेट के लिए। हम जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का टाइम लिमिट फिक्स कर दे कि विद इन दिस टाइम लिमिट स्टेट शैल रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा टाइम है पार्लियामेंट का, बेनिफिशियरी टाइम है, कि वो टाइम हम और बिल को दे पाएंगे रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ द सर्टेन बिल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो सर्टेन टाइम लिमिट्स ये होनी चाहिए। देन क्लैरिटी होनी चाहिए अमेंडमेंट की कैटेगरी से रिलेटेड। जैसे कैटेगरी हमने बांट रखी है कि अमेंडमेंट 50% 2/3 होना चाहिए, देन स्टेट से रेटिफिकेशन होना चाहिए। तो हमें कैटेगराइज करना चाहिए, कि हमें कैटेगराइज कैसे करेंगे इसका, कि अगर कोई सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए करता है तो हम स्टेट से रेटिफिकेशन ले रहे हैं, और अगर नॉर्मल है जैसे फंडामेंटल राइट DPSP है तो उसके लिए तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना अमेंडमेंट में, कैटेगरीज के रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी चाहिए जो आम लोग भी समझ सकें। देन बैलेंस विद द जुडिशियल रिव्यू, बैलेंस जुडिशियल रिव्यू से ऐसे होना चाहिए कि अगर बहुत से आपने देखा होगा जैसे केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल केस में, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोर्ट के रास्ते से ही निकलते हैं बाद में। तो उनमें क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू होता है, कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म ही हो जाता है। तो वहाँ पे बैलेंस होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू से, कि जुडिशरी इसको इंटरप्रिटेट कर सके, कि जुडिशरी को ऐसे ना लगे कि ये ओवर रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेंडमेंट का वायलेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने की, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट को वायलेशन करने की कोशिश कर रही है। तो जुडिशियल रिव्यू देन जुडिशियल एक्टिविज्म में भी एक बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, कि हमें अगर मान लीजिए अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा वोटिंग करा लें विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी आम लोगों से, तो उनसे आम लोगों की राय भी पता चल जाए। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा ये वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन हम इसको मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी कि लोगों को भी पता चलेगा कि संसद में अभी जो अमेंडमेंट होने जा रहा है इस बिल से रिगार्डिंग होने जा रहा है, तो एक टेक्नोलॉजी का और ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। ये हमारे सारे प्रोविज़न है। अब हमारा एक पीटी का क्वेश्चन आ जाता है। पीटी का क्वेश्चन पहले हिंदी में करते हैं। कह रहा है कि एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑफ। इसमें यह कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि संसद कोई भी कर सकती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना हो। दैट इज समय समय पे मेनका गांधी के केस में, केशवानंद भारती के केस में, मिनर्वा मिल के केस में, वो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो पहला इसने कहा कि कुछ ऐड कर सकती है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल ऐड कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है,
बिल्कुल कर सकती है। फिर कह रहा है रिपेल कर सकती है, हटा सकती है, कोई भी निरस्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया उसने बिल्कुल सही किया, 1 2 3 इसका आंसर है। हिंदी में देखो वही बात है, वो कह रहा है कि जोड़ सकती है, कुछ बिल्कुल जोड़ सकती है अगर कोई उसे प्रोविज़न नया जोड़ना है। जैसा कि हमने देखा अभी 33 कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं से रिलेटेड है, या 36 से 8 से ही रिलेटेड है कोई प्रोविज़न है। फंडामेंटल राइट्स में हमने जोड़े, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जोड़ा हमने, उसके अलावा डिजिटल का जोड़ा, मेंस्ट्रुएशन का राइट जोड़ा हमने। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी है उसको बिल्कुल जोड़ सकती, परिवर्तन कर सकती, मतलब उसका वेरिएशन, उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। निरस्त कर सकती है, निरस्त भी कर, कोई अगर ऐसा फंडामेंटल राइट है, जैसे फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो एकदम से फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिया, वो स्टेटरी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के रह गया। तो ये तीनों इसके आंसर सही हैं। बस याद ये रखना कि कोई भी अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को, आधारभूत स्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचना में कोई भी अमेंड कर सके। जैसे आधारभूत संरचना का मतलब क्या हो सकता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिफाइन करता है। जैसे मान ली पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जितने भी वर्ड प्रीएम्बल में, वो कमोवेश वही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट इज डिफाइंड बाई द सुप्रीम कोर्ट। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाता है।